नमस्कार, हेलो एंड वेलकम साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग यहाँ उपस्थित हो चुके हैं A to Z कोचिंग के एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, दोस्तों, साथियों, समय समय पर A to Z कोचिंग आपके लिए कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहा है। आज भी आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे द्वारा लाया गया है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षण के बारे में कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण किसे कहा जाता है, पेडागोजी क्या है। हम लोग CTET की सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यह कोचिंग जो है यह फुल्ली डिपेंडेंट या फुल्ली डोमिनेट है CTET के प्रति, तो इसीलिए हम लोग डिस्कस भी CTET के बारे में ही करेंगे। मित्रों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही होंगी। हॉल में, क्लासरूम में वीडियो शूट हो रहा है, कुछ फ़ैन की आवाज़ें भी आ रही होंगी। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, गर्मी का समय है, मुझे भी गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, आपको भी लग रही होगी गर्मी, तो ये मसला कोई बहुत बड़ा मसला है नहीं। तो चलिए, आइए हम लोग विलम्ब ना करते हुए अपने इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मित्रों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शिक्षण के मुद्दा पर। हम लोग जानने वाले हैं कि शिक्षण किसे कहते हैं। इस चीज़ को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि शिक्षण क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ शिक्षण के बारे में, मैं आपको क्लियर करता चलूँ। अभी शिक्षण पे डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करेंगे और उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड होइएगा, थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा तो बेहतर रहेगा। हम लोग और आगे बढ़ के बेहतर चीज़ों को समझेंगे। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज जानेंगे किस चीज़ के बारे में, तो हम लोग जानेंगे मित्रों शिक्षण के बारे में कि शिक्षण क्या है, शिक्षण किसे कहा जाता है। तो शिक्षण के बारे में सबसे पहले जान लीजिए कि शिक्षण कहते किसको है। देखिएगा, कहा जाता है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति एक अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को अपना ज्ञान प्रदान करता है, अपना ज्ञान प्रदान करता है। तो जैसा कि मित्रों, दोस्तों, साथियों, आपने जाना कि शिक्षण किसे कहते हैं, तो शिक्षण उसे कहते हैं जिसमें एक अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान अधिक है, वह कम ज्ञान वाले व्यक्ति को, है ना, अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को क्या करता है, अपना ज्ञान प्रदान करता है, अपना नॉलेज प्रदान करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग शिक्षण कहते हैं। अब अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति और कम ज्ञान वाले व्यक्ति का जरा सा हम कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मित्रों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देख लीजिए आप, ये मान लेते एक बीकर है। बीकर में, बीकर मतलब बर्तन, इसमें जल भरा हुआ, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं। एक दूसरा बीकर है यहाँ पर, ये बिल्कुल खाली, ये बिल्कुल खाली, एकदम खाली। तो ये ज़्यादा बीकर, जहाँ पर जल की संख्या क्या है, ज़्यादा है, वहाँ से जल निकल कर, यानी सामान जो भी है वो निकल कर इधर से इस होते हुए क्या हो रहा है ना, इसमें धीरे धीरे यह भर रहा है। तो ये क्या है, ये है अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति। ये क्या है, कम ज्ञान वाला व्यक्ति, कम ज्ञान वाला व्यक्ति। तो अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति अपना ज्ञान क्या कर रहा है, कम ज्ञान वाले व्यक्ति को प्रदान कर रहा है। समझिए, अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति अपना ज्ञान क्या कर रहा है, कम ज्ञान वाले व्यक्ति, क्योंकि यह भरा हुआ है, ये भरी हुई चीज़ें क्या कर रहा है,
ये खाली जो है उसको यह प्रदान कर रहा है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं मित्रों कि अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति जो होते हैं, इसी अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति को हम लोग शिक्षक कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, और कम ज्ञान वाले व्यक्ति को मित्रों छात्र कहते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को, ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है मित्रों, इसी प्रक्रिया को हम लोग शिक्षण कहते हैं। यही प्रक्रिया हमारी शिक्षण कहलाती है, जिसमें शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, आप कह सकते हैं कि सीधे शब्दों में समझें, आप कह सकते हैं कि शिक्षण के माध्यम से ज्ञान शिक्षण के माध्यम से ज्ञान स्थानांतरित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ मैंने लिखा है कि शिक्षण के माध्यम से ज्ञान स्थानांतरित किया जाता है, मतलब ज्ञान का स्थानांतरण होता है, ज्ञान एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। शिक्षण के माध्यम से ही ज्ञान का स्थानांतरण होता है। स्थानांतरण कहने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो शिक्षण के माध्यम से ही क्या होता है मित्रों, ज्ञान का स्थानांतरण होता है। इन चीज़ों को हम लोग समझ लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें समझना उतनी मुश्किल नहीं होगी। चलिए अगला पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि अभी हमने जाना कि शिक्षण में होते क्या सब है। तो ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया में एक छात्र, ध्यान दीजिएगा मित्रों, शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र, शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र, शिक्षक एवं पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम होता है। शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम होता है। अब ये समझते हैं पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। यहाँ पर एक मिनट के लिए हम लोग समझ लेते हैं पाठ्यक्रम किसे कहते हैं मित्रों। एक शब्द आएगा आपके पास पाठ्यक्रम, और दूसरा शब्द आएगा आपके पास पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, इन दोनों को समझते हैं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या किसे कहते हैं। तो सीधे समझें, प्रत्येक दिन प्रतिदिन के सभी कार्य जिसमें शिक्षा तथा अन्य कार्यों का समावेश हो उसे पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या किसे कहे, जिसमें प्रतिदिन के, है ना, दिन प्रतिदिन के
सभी दिन प्रतिदिन के कार्य जिसमें शिक्षा तथा अन्य कार्यों का समावेश हो उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। समावेश कहने का मतलब होता है जोड़ना। हम सुबह जगने से लेकर रात के सोने तक जितना भी काम करते हैं, चाहे खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या दिनचर्या से बना है। बच्चा जो स्कूल गया, बच्चा जो खाया, बच्चा जो खेला, बच्चा जो किताब पढ़ा, उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? पाठ्यचर्या कहेंगे। और पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? तो पाठ्यक्रम कहते हैं कि जब कार्यों को एक क्रम से किया जाए, तो उसे जब कार्यों को एक क्रम से किया जाए तो उसे पाठ्यक्रम कहते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि हम जितने भी कार्य करते हैं, यदि उसको एक क्रम से करें तो वह पाठ्यक्रम होगा। मेरे इतने कहने का मतलब दोस्तों ये है कि सिर्फ किताब जो हमारे पास है उपलब्ध, उस किताब में जो चैप्टर है, उस चैप्टर को ही हम सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं कहते। उसके अलावा हम जितने भी कार्य करते हैं उस सब को पाठ्यक्रम कहा जाता है। और उस सब काम को यदि एक क्रम से कहें तो वह पाठ्यक्रम हुआ। और सभी काम सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? तो पाठ्यचर्या कहलाते हैं। तो पाठ्यचर्या को यहाँ पर किस अर्थ में रखा गया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पाठ्यचर्या को पुस्तक के अर्थ में रखा गया है। यहाँ पर पाठ्यचर्या को पुस्तक के अर्थ में रखा गया कि जो सब चीज़ पढ़ाने हैं हमें। तो शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम होते हैं। मतलब शिक्षण में एक छात्र होगा, एक शिक्षक होगा, एक पाठ्यक्रम होगा। तो आप कह सकते हैं मित्रों, दोस्तों, साथियों, क्या कह सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, कह सकते हैं कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। आप कह सकते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3 ध्रुव होते हैं। ध्यान देने वाली बात है, 3 ध्रुव कहने का मतलब है कि इसमें इस प्रकार से 3 ध्रुव होते हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं? छात्र होता है। एक हमारे पास क्या होता है? तो एक शिक्षक होता है। और एक हमारे पास क्या होता है? तो एक पाठ्यक्रम होता है ना। ये हमारे पास शिक्षण के 3 ध्रुव होते हैं। इसीलिए हम लोग शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहते हैं। इसमें टोटल कितने ध्रुव होते हैं दोस्तों, मित्रों? तो 3 ध्रुव होते हैं। अब आगे हम लोग और चीज़ों को हम लोग समझते हैं जरा सा। आगे हम लोग चीज़ों को और समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा अभी, इसके बाद की चीज़ों को हम लोग और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया त्रिध्रुवीय होती है मित्रों। तो इसमें एक चीज़ और जानने वाली बात है आपके लिए कि शिक्षण में शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होंगे। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र को हमेशा केंद्र में माना जाता है।
ध्यान दीजिएगा मित्रों, शिक्षण की प्रक्रिया में हमेशा छात्रों को केंद्र में माना जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि एक शिक्षक होंगे, एक पाठ्यक्रम होगा और बीच में क्या होगा, तो छात्र होगा। मतलब एक शिक्षक जब बच्चे को पढ़ाएंगे तो पढ़ाते समय सिर्फ किताब को पढ़ाने का आधार नहीं मानेंगे मित्रों, इसके साथ साथ वह बच्चे के मानसिक स्तर, यानी बच्चा का दिमाग कितना तेज हुआ है, बच्चे के बुद्धि स्तर, बच्चे की ज़रूरतें, बच्चे की रुचि, उत्सुकता इत्यादि को ध्यान में रखेंगे कि बच्चा क्या चाहता है वो पढ़ाना। कहने का मतलब मित्रों ये होता है कि सिर्फ किताब में जो सिलेबस दिए गए हैं, सिर्फ उस सिलेबस को क्लियर ना करना, बच्चे की क्या डिमांड है इस डिमांड के अकॉर्डिंग पढ़ाना। मित्रों, हम लोग चीज़ों को और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। तो आपने जाना कि शिक्षण की प्रक्रिया में छात्र को हमेशा केंद्र में यानी बीच में माना जाता है मित्रों, हमेशा वो बीच में रहते हैं। चलिए आगे चीज़ों को हम लोग और समझते हैं और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको जाना, मैंने बताया था कि एक अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है, और ये प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है मित्रों, तो ये शिक्षण कहलाती है, इसको शिक्षण कहा जाता है। अब यहाँ पर एक मुद्दा और आता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा कि चूंकि शिक्षक छात्रों को ज्ञान प्रदान करते हैं, तो ज्ञान प्रदान करना, शिक्षक द्वारा छात्रों को पढ़ाना वह शिक्षक की एक कला है, उसे शिक्षक की कला कहा जाता है, वो एक कला है। वो शिक्षक के पास आते हैं, शिक्षक जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब वह ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बीएड डीएलएड कर रहे होते हैं, तो उन्हें यह बताया जाता है कि कैसे ज्ञान प्रदान करना है। तो आप कह सकते हैं मित्रों, इसके अलावा आप ये बात कह सकते हैं कि ध्यान दीजिएगा मित्रों, दोस्तों, साथियों, आप ये बात कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया, शिक्षण की प्रक्रिया एक कला है, एक कला है जिसमें छात्रों को ज्ञान सरलता से सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि शिक्षण की प्रक्रिया एक कला है जिसमें छात्रों को सरलता से एकदम इजी तरीके से सिखा दिया जाता है, एकदम इजी से इजी, आसान से आसान तरीका शिक्षक अपनाते हैं अपने छात्रों को सिखाने के लिए। मित्रों इसमें एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अधिक ज्ञान वाले व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर रहा है, तो चूंकि एक अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर रहा है, ये एक शिक्षक के वैज्ञानिक सोच को दर्शाती है। शिक्षक छात्रों के मानसिक स्तर यानी बुद्धि को भी ध्यान में रखते हैं, शिक्षक छात्रों के रुचि को भी ध्यान में रखते हैं, शिक्षक छात्रों के आयु को भी ध्यान में रखते हैं मित्रों, और शिक्षक छात्रों को वही चीज़ें बताते हैं जिनमें उन्हें मज़ा आता है, और शिक्षक छात्रों को चीज़ें करके समझाते हैं मित्रों। इसीलिए कह सकते हैं कि शिक्षक पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का भी इस्तेमाल करते हैं मित्रों। तो कह सकते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान भी है, शिक्षण को विज्ञान भी मान सकते हैं मित्रों। तो यही चीज़ें अभी यहाँ पे हम लोग समझेंगे। कहा जा सकता है कि मित्रों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा मित्रों, कि कहा जा सकता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों को
बेहतर ढंग से पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लेते हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षण एक विज्ञान भी है। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि आपने जाना कि शिक्षण के लिए शिक्षक वैज्ञानिक तकनीक का भी दोस्तों सहारा लेते हैं। इस कारण शिक्षण को हम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो हमें क्या कंक्लूजन निकला कि शिक्षण एक कला भी है और शिक्षण एक विज्ञान भी है। चीज़ों को बेहतर ढंग से समझते चलेंगे मित्रों। तो जैसा कि आपने जाना कि एक अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। तो हम लोग अपने पहले पेज पे आते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को क्या कर रहा है? ज्ञान प्रदान कर रहा है मित्रों। इसी को हम लोग शिक्षण कहते हैं। यही शिक्षण है। शिक्षण टोटल 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। उन तीनों प्रकार के शिक्षण को हम लोग यहाँ क्लियर करते चलेंगे मित्रों कि वो तीनों प्रकार के शिक्षण क्या होते हैं मित्रों। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, कहा जाता है कि ध्यान दीजिएगा मित्रों कि शिक्षण कुल 3 प्रकार के होते हैं। शिक्षण कुल 3 प्रकार के होते हैं मित्रों। उन तीनों प्रकार को हम लोग समझेंगे। कुल 3 प्रकार के शिक्षण है मित्रों। हम बेहतर चीज़ों को समझते चलेंगे मित्रों। वो तीनों प्रकार के शिक्षण कौन सब है? पहला शिक्षण होता है वैसा शिक्षण जिसमें शिक्षक अपने आप को बॉस माने कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही सही है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें ही सही है मित्रों। तो वैसे शिक्षण को शिक्षक केंद्रित, मतलब शिक्षक को केंद्र में मानकर शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। उस प्रकार के शिक्षण को शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहा जाता है मित्रों। इसीलिए पहली शिक्षण व्यवस्था होती है मित्रों, उसे कहा जाता है मित्रों शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था। उसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहा जाता है मित्रों, जिसमें शिक्षक ही खुद को हेड माने, यह माने कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वही सही है मित्रों। आप जानते होंगे कि शिक्षक कभी कभी विद्यालय में आते हैं या कॉलेज में आते हैं और छात्र को पढ़ा रहे होते हैं। छात्र समझे या नहीं समझे उनसे मतलब नहीं है, उनके पास एक सिलेबस है और वो उस सिलेबस को पढ़ा के चले जाते हैं। उनको एक सिलेबस मिला है मित्रों और उस सिलेबस को वो पढ़ा के मानते हैं कि ये सिलेबस कंप्लीट हो गया, मैंने जो पढ़ाया है मित्रों वो चीज़ वो समझ गए। तो वैसे ही शिक्षण व्यवस्था को हम लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहते हैं, जिसमें शिक्षक अपने आप को बॉस माने। आगे देखेंगे मित्रों, दूसरी शिक्षण व्यवस्था होती है छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था। छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था जिसमें शिक्षक छात्र को आधार माने, ये माने कि मेरे छात्र समझ रहे हैं कि नहीं, उन्हें चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, उसको वो आधार माने। क्लास में आए और ये ध्यान दे कि हमें किताब ही सिर्फ नहीं पढ़ानी है बच्चा मित्रों, छात्र समझ जाए उन चीज़ों को,
छात्र के दिमाग में चले जाए, छात्र उनका दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर पाए। दैनिक जीवन मतलब क्लास के बाहर के जीवन में पढ़ाई गई चीज़ों को इस्तेमाल कर पाए, उसका उपयोग कर पाए। ऐसा ध्यान में रखकर प्रत्येक बच्चों को एक एक करके नज़र रखते हैं। जो बच्चे जिस तरह से सीखते हैं उन्हें उसी तरीके से सिखाते हैं। उस तरह की शिक्षा व्यवस्था को हम लोग सब मित्रों छात्र केंद्रित यानी छात्र को केंद्र में मानकर शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। और तीसरी शिक्षण व्यवस्था को मित्रों हम लोग समझेंगे। तीसरी शिक्षण व्यवस्था है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था। दूसरी शिक्षण व्यवस्था को मित्रों पाठ्य पुस्तक केंद्रित यानी सिलेबस बेस्ड। कई बार शिक्षक आते हैं मित्रों और वो क्या करते हैं कि एक किताब उन्हें मिलता है, एक सिलेबस उन्हें मिलता है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वो बच्चे को पढ़ा देते हैं। न तो उससे ज़्यादा और न ही उससे कम, उतना पढ़ा के चले जाते हैं। बच्चे सीखे या नहीं सीखे इनसे उन्हें मतलब नहीं रहता है मित्रों। तो ऐसी शिक्षण व्यवस्था को हम लोग पाठ्य पुस्तक केंद्रित यानी किताब केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। कॉलेजों में, महाविद्यालयों में मित्रों इसी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था प्रभावी है। हमारे जितने भी प्रोफेसर लोग हैं, मैं उन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन वो उनके पास एक सिलेबस होता है और वो लेक्चर देकर चले जाते हैं। अब मित्रों हम लोग ये भी जानेंगे कि इन सभी शिक्षण व्यवस्था को हम लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। चूंकि सबसे पहले नंबर से समझेंगे शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था मित्रों, दोस्तों, साथियों, जिसमें शिक्षक अपने आप को हेड माने, शिक्षक अपने आप को नेता माने, उस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था को शिक्षक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। क्योंकि शिक्षक अपने आप को नेता मानता है, अपने आप को सत्ताधारी मानता है कि मेरी सत्ता है, मैं क्लास में कुछ भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को मित्रों सत्ता प्रेरक शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम मित्रों, दूसरा नाम जान लेंगे। इसका दूसरा नाम मित्रों सत्ता प्रेरक शिक्षण व्यवस्था भी है। सत्ता की भावना से वह प्रेरित होता है। सत्ता प्रेरक शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था भी है। इसे हम लोग मित्रों सत्ता प्रेरक शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं। क्योंकि शिक्षक ये मानते हैं कि मेरी सत्ता है, मैं नेता हूं, मैं कुछ भी करूंगा तो चलेगा। छात्र पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। इसे सत्ता प्रेरक शिक्षण व्यवस्था कहते हैं मित्रों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये शिक्षण व्यवस्था अमनोवैज्ञानिक है। इसे मित्रों, इसे हम लोग अमनोवैज्ञानिक है मित्रों। इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था को मित्रों अमनोवैज्ञानिक है ना शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। मतलब ये शिक्षण व्यवस्था मित्रों गलत है। हम लोग जानते हैं मित्रों छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था, जिसमें छात्र को आधार माना जाए। तो आप खुद बताइए मित्रों, क्या ये सही है? छात्र केंद्रित माना आपके बच्चे, आपके छात्र, आपके विद्यार्थी वो कैसे सीखेंगे, उन्हें कैसे सिखाइएगा तो वो बेहतर सीख पाएंगे। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था ही छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहलाती है। इसी प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को मित्रों प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था कहते हैं। किसमें जब बच्चे को आधार माना जाए, तो ये बात जान लीजिए मित्रों कि जब हम बच्चे को आधार मानते हैं तो बच्चे कैसे सीखेंगे उनसे बार बार पूछते हैं। और लोकतंत्र और प्रजातंत्र की परिभाषा है मित्रों कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो वहाँ पर क्लास में जनता आपके छात्र होते हैं और आप अपने छात्र को आधार मानकर कि किस प्रकार वो सीखेंगे उन्हें सिखाने का प्रयास करते हैं मित्रों, दोस्तों। तो उस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहलाती है मित्रों। तो आप जान लीजिए कि छात्र केंद्रित शिक्षण व्यवस्था को हम लोग प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवस्था के नाम से भी मित्रों जानते हैं। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को मित्रों, इस प्रकार के शिक्षण व्यवस्था को मित्रों प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं मित्रों। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को मित्रों लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं। इसमें सबको बोलने का मौका मिलता है, सभी बेहतर सीख सकते हैं मित्रों। इसीलिए ये शिक्षण व्यवस्था मित्रों पूर्णतः मनोवैज्ञानिक शिक्षण व्यवस्था है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, ये शिक्षण व्यवस्था जो है ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक शिक्षण व्यवस्था है, मतलब ये बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पाठ्य पुस्तक केंद्रित, यानी जब क्लास में शिक्षक आए और ये माने कि किताब में जो पढ़ाई हो रही है, किताब में जो सिलेबस दी गई है, सिर्फ उसी को क्लियर करेंगे मित्रों। किताब से बाहर एक शब्द नहीं बताते हैं, जितना उन्हें किताब में है उतना ही बता के चले जाते हैं मित्रों। तो उस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को मित्रों पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षण व्यवस्था कहते हैं मित्रों। और इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को हम लोग व्याख्यान देने वाली शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था को मित्रों व्याख्यान आधारित शिक्षण व्यवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था व्याख्यान आधारित शिक्षण व्यवस्था कहलाती है मित्रों। तो इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था व्याख्यान आधारित शिक्षण व्यवस्था भी कहलाती है मित्रों। इस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था व्याख्यान आधारित शिक्षण व्यवस्था भी कहलाती है मित्रों। यानी इसमें शिक्षक क्या करते हैं, लेक्चर देकर पढ़ाकर चले जाते हैं मित्रों। तो ये शिक्षण व्यवस्था मित्रों, ये शिक्षण व्यवस्था भी अमनोवैज्ञानिक है मित्रों। इसे भी अमनोवैज्ञानिक माना जाता है मित्रों। यानी ये शिक्षण व्यवस्था भी गलत है। तो आपने देखा मित्रों कि हमें पढ़ाने के लिए, बच्चे को ज्ञान कराने के लिए, बेहतर ढंग से सिखाने के लिए चीज़ों को समझना है, हमें छात्रों को आधार माननी है, उन्हें प्रजातंत्र के तहत बोलने का मौका देना है, लोकतंत्र के तहत उनके बातों को सुनना है। इसीलिए ये शिक्षण व्यवस्था मित्रों सबसे बेहतर शिक्षण व्यवस्था कहलाती है। तो आपने देखा मित्रों कि शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक को नहीं रखेंगे हम या पुस्तक को नहीं रखेंगे, रखना सबको है मित्रों। लेकिन हमें आधार जो मानना है, जिन चीज़ों को हमें क्लियर करनी है मित्रों, तो वो चीज़ें क्या होंगी, छात्र होंगी। हमें छात्र को आधार मानना है, क्योंकि हमारे क्लास में मित्रों अलग अलग मानसिक स्तर के, अलग अलग बुद्धि, कुछ तेज कुछ कमज़ोर, हर तरह के छात्र होते हैं मित्रों। इसीलिए उनको आधार मान के पढ़ाना है। तो आप समझे कि शिक्षण त्रिध्रुवीय है, जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम मौजूद होता है मित्रों। और यह एक कला है, क्योंकि पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को कला चाहिए। ये एक विज्ञान भी है मित्रों। शिक्षण को कला और विज्ञान दोनों माना जाता है मित्रों, जिसमें कि कम ज्ञान वाला व्यक्ति, अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति कम ज्ञान वाले व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है मित्रों। इसीलिए शिक्षण सबसे बेहतरीन प्रक्रिया है मित्रों। शिक्षण की प्रक्रिया में हमेशा छात्र को केंद्र मान के पढ़ाना चाहिए। तो मित्रों, दोस्तों, साथियों, ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है मित्रों, तो इसे अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और लाइक ज़रूर कर देंगे। ये वीडियो कैसा लगा आप सभी मित्रों एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और जो नए व्यूअर अभी देख रहे होंगे इस वीडियो को, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से यही उम्मीद है मित्रों। इसी प्रकार A to Z कोचिंग आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहेंगे। इसी के साथ आज ये क्लास यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद, अच्छे रहें, मस्त रहें।